हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अखिल प्रताप अच्छी तरह से समझ गए थे कि रतन सिंह ने पुरातत्व विभाग को इस ऑब्जेक्शन के लिए अच्छा खासा पैसा दिया है, पर वो ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि एक दिन के पकवान के लिए कोई रोज का खाना नहीं छोड़ सकता। ये ऊपरी आमदनी तो बस एक दिन मिलने वाली थी या फिर मिल चुकी थी, पर वेतन हर महीने चाहिए था। वो गहरी नजरों से सीनियर अधिकारी की तरफ देख रहे थे और उससे अब कुछ बोलते नहीं बन रहा था। तो सर, हम अपनी रिपोर्ट में ये लिख दें कि उस पैलेस में कुछ भी अवांछित हमें नहीं मिला, उसकी क्लियरेंस कर दें? अधिकारी ने पूछा। रिपोर्ट तो आपको यही बनानी है, पर अभी नहीं, जब हम कहेंगे तब। अभी तो फिलहाल के लिए हम खुद राजगढ़ जाकर देखना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सारे संभावित पहलुओं को एक बार अच्छे से देख लेना सही रहेगा। गेस्ट हाउस से लेकर हमारे वहां रुकने ठहरने की व्यवस्था पूरी तरह से सही करवाइए। हमारी टीम कल सुबह तक राजगढ़ पहुंच जाएगी। अखिल प्रताप ने तुरंत निर्णय लेते हुए कहा। जी सर, अधिकारी समझ गया था। ऑफिस की कार्रवाई पूरी करके अखिल प्रताप ने खुद अपनी तरफ से एक मेल गवर्नमेंट को डाल दी। उनकी पूरी टीम, जो कि आज ही वापस न्यूयॉर्क के लिए निकलने वाली थी, उसमें से कुछ सिलेक्टिव को उन्होंने दिल्ली में ही रुकने के लिए कहा, जिसे वो जरूरत पड़ने पर आगे बुलाने वाले थे। टीम एक तो दिन के बाद राजगढ़ पहुंचने वाली थी, पर अब अखिल प्रताप का मन एक पल के लिए कहीं और ठहरने का नहीं हो रहा था। वो ऑफिस से निकलते ही तुरंत अपनी गाड़ी से राजगढ़ के लिए निकल चुके थे। गाड़ी राजगढ़ की तरफ बढ़ रही थी और उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इंसान अपनी समझ से अपने भविष्य को सुरक्षित करने के हर संभव उपाय करता है। कई सारी जीवन बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड से लेकर अपने वर्तमान में से एक हिस्सा काट कर भी वो अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का उपाय करता है। परंतु भविष्य में क्या होने वाला है, ये तो काल के गर्भ में छिपा होता है, और नियति जब अपनी मनमानी करने पर आती है तो इंसान के सारे मंसूबों, उसके बनाए हुए सारे किले को ध्वस्त कर देती है। इंसान के सारे दांव पेच और उसके बड़े बड़े प्लान फेल हो जाते हैं। यही हाल अभिमन्यु प्रताप के साथ हुआ था। अपनी तरफ से अभिमन्यु प्रताप ने अपने दोनों बेटों को बराबर बराबर हिस्सेदारी देने के लिए वसीयत बना दी थी, लेकिन उन्होंने अपने बाद की वसीयत बनाई थी। ये कभी नहीं सोचा था कि उनकी मृत्यु पहले हो जाएगी और शत्रुपा देवी तब तक जीवित रह जाएगी। वरना अगर उन्होंने सुगंधा देवी के हाथों से क्रय विक्रय की शक्ति छीन ली थी, तो शत्रुपा देवी के लिए भी कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करके जाते। पर सुगंधा जी तो साथ ही चली गई थी और शत्रुपा देवी जीवित बची हुई थी। अखिल प्रताप को अच्छी तरह से वो दिन याद था जब वो हॉस्टल में ही थे और उन्हें ये खबर मिली कि उनके पिता और छोटी माँ का देहांत हो गया है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ पता नहीं चल सका। यहाँ तक कि शत्रुपा देवी ने उस मुश्किल घड़ी में भी अपने दिमाग को ठिकाने पर रखते हुए ऐसे इंतजाम किए थे कि अखिल प्रताप तक ये सूचना भी न पहुँचे। वो सारे क्रियाकर्म मुश्किल से 9 साल के विक्रम के हाथों करवाना चाहती थी। परोक्ष रूप से वो अभिमन्यु प्रताप के बाद राजगढ़ का संपूर्ण उत्तराधिकार विक्रम के हाथों में सौंप रही थी। समर्थ सिंह और पुलकित सिंह सब कुछ जानते समझते हुए भी इस मामले में अपने आप को बोलने से रोक रहे थे। एक तो ये दुख की घड़ी थी और दूसरे में शत्रुपा देवी का व्यवहार। जिस तरह से अखिल प्रताप का नाम लेते ही वो अपना रोना भूलकर गुस्से में आ जा रही थी, अखिल प्रताप को और उनकी माँ को कोसना शुरू कर दे रही थीं। ऐसे में कुछ भी बोलने का मतलब महाभारत होना तय था। पर यह सही नहीं था। ज्येष्ठ पुत्र के होते हुए 9 साल के बच्चे से सारे कर्म करवाना किसी को उचित नहीं लग रहा था, और दूसरे में ये अखिल प्रताप का अधिकार था। खुद विक्रम कई बार अखिल के लिए पूछ चुके थे। ऐसे में किसी रिश्तेदार ने अखिल प्रताप के बारे में पूछ लिया। अब तो शत्रुपा देवी के तन बदन में आग लग गई थी। वो ब्राह्मण की लड़की, पता नहीं उसने कौन सा जादू मंत्र मेरे बेटे पर किया था कि वो जहाँ जाती थी उसके पीछे पीछे मेरा बेटा चला जाता था। यहाँ तक कि अपने मरने के बाद भी उसने मेरे बेटे को नहीं छोड़ा। पहले खुद तो चली गई और पीछे से मेरे बेटे को भी बुला लिया। ये नहीं सोचा कि उसके बिना मेरा क्या हाल होगा। यहाँ तक कि इस 9 साल के मासूम पर भी उसकी दया नहीं हुई। पहले ही वो ब्राह्मण मेरे पति को खा चुका है, तो तुम सब क्या चाहते हो कि अब उसी के खून को मैं बुलाकर अपने इकलौते बच्चे को भी खो दूं? क्या मुझे भी तुम सब मारना चाहते हो? शत्रुपा देवी ने गुस्से में पूछा। अब तो कुछ भी बोलने का कोई भी मतलब नहीं बनता था। सारा परिवार चुप हो गया।
लेकिन जिस वकील ने अभिमन्यु प्रताप की वसीयत बनाई थी, उनके मृत्यु की सूचना पाते ही अखिल प्रताप को टेलीफोन पर तुरंत ये सूचना दे दी और उसी समय उन्हें राजगढ़ किसी भी हालत में पहुंचने के लिए कहा। वो बुंदेला एम्पायर के सबसे बड़े और पुराने लीगल एडवाइजर थे। मुश्किल से 17 साल कुछ महीने के अखिल प्रताप को जब ये सूचना मिली थी तो उनके पैरों के नीचे की जमीन और सर के ऊपर का आसमान उलट गया था। वो बदहवास की हालत में तुरंत दौड़ते हुए राजगढ़ आए। यहाँ पर शत्रुपा देवी ने अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर ली थी। यहाँ तक कि विक्रम के हाथों में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए लकड़ी भी थमा दी गई थी। रुक जाओ विक्रम, शमशान घाट पर अखिल प्रताप ने विक्रम प्रताप को रोक दिया। ऐसे ही नहीं कोई अपना घर छोड़ता। अब हुआ महाभारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रुक जाओ विक्रम, शमशान घाट पर अखिल प्रताप ने विक्रम प्रताप को रोक दिया। विक्रम प्रताप की आवाज सुनकर इस शमशान की शांति भरे माहौल में हल्की हल्की सुगबुगाहट की आवाज होने लगी थी। मन ही मन जिस सवाल का सबको इंतजार था, वो अखिल प्रताप के रूप में जवाब के साथ मौजूद था। रास्ते भर रोते रहने और जबरदस्ती अपने आंसुओं को पोंछने के कारण अखिल प्रताप की आंखें बिल्कुल लाल हुई थीं। वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए विक्रम प्रताप के पास से बढ़ने लगे थे। शत्रुपा देवी ने जब अखिल प्रताप को देखा तो पहले तो वो सदमे के कारण कुछ बोल नहीं सकी थीं, लेकिन तुरंत ही गुस्से में उनके चेहरे की नस फड़क उठी थी। गोरा रंग बिना चिता की अग्नि प्रज्वलित किए ही गुस्से से दहक कर लाल हो गया था। इधर विक्रम प्रताप ने भी जब अपने भाईसा को देखा तो तुरंत अपने हाथ में ली हुई लकड़ी पास खड़े हुए पंडित को थमाई और दौड़कर अखिल प्रताप से जाकर लिपट गए। भाईसा, आप कहाँ थे भाईसा? भाईसा देखिए ना, क्या हो गया? बाबा सा और मासा हम लोगों को छोड़कर चले गए, हम अकेले हो गए भाईसा। शत्रुपा देवी के कठोर रूप में समझाने के कारण जिन आंसुओं को विक्रम प्रताप ने अब तक रोक रखा था, अपने बड़े भाई को देखकर और उनका सहारा पाते ही बाहर निकले थे। हम अकेले नहीं हैं विक्रम, हम दो भाई हैं और दो लोग कभी अकेले नहीं कहे जाते। अखिल प्रताप ने धीरे से विक्रम को समझाया। विक्रम प्रताप फूट फूट कर रोने लगे थे। रोना तो अखिल प्रताप को भी आ रहा था, लेकिन अपने छोटे भाई की हालत देखकर बहुत मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला। विक्रम अभी उनके सीने के नीचे तक ही आते थे। अपनी दोनों भुजाओं में अपने भाई को समेटते हुए उन्होंने उनके सर पर अपने होंठ रख दिए। लेकिन अब शत्रुपा देवी से बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो तेजी से आगे बढ़कर आईं और उन्होंने विक्रम का हाथ पकड़कर खींच लिया। ये वक्त रोने का नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर अपने कर्तव्य को पूरा करके अपने अधिकार को अपने हाथ में लेने का है विक्रम प्रताप। उन्होंने एक जल्दी सुलगती हुई नजर अखिल प्रताप के ऊपर डाली। वरना इस समय बहुत लोग ऐसे आपके साथ हैं, आपके आगे पीछे खड़े हैं, जो कि बस एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप वो अवसर अपनी नादानी या कमजोरी में उन्हें दें और वो आपके अधिकार पर अपना कब्जा जमा बैठें। इतना कहकर उन्होंने विक्रम का हाथ खींचते हुए उसे लेकर आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी अखिल प्रताप की कड़कती हुई आवाज उनके कानों में पड़ी। किस अधिकार और कर्तव्य की बात कर रही हैं बड़ी मासा? कौन छीनने वाला है हमारे भाई का अधिकार? अखिल प्रताप पूरी दृढ़ता के साथ वहीं खड़े थे। इस अवसर पर हम गैरों से बात नहीं करना चाहते। समर्थ, इसे कहिए कि यहाँ से चला जाए। शत्रुपा देवी ने बिना अखिल प्रताप की तरफ देखे हुए अपना फरमान सुनाया। अपने बुआसा के आदेश सुनकर समर्थ सिंह अखिल प्रताप की तरफ बढ़े थे, लेकिन अखिल प्रताप ने हाथ ऊपर करके उन्हें वहीं पर रोक दिया। वहीं रुक जाइए काकोसा। आज अखिल प्रताप के शब्दों में वो दृढ़ता थी जो कि कभी अभिमन्यु प्रताप के शब्दों में हुआ करती थी, क्योंकि आज उन्हें न किसी का डर था, न किसी का भय और न किसी की चिंता, जो उन्हें हमेशा लगी रहती थी कि उनके एक कदम से कहीं उनके पिता का वैवाहिक जीवन खतरे में न पड़ जाए, कहीं उनके जीवन से सुख शांति न चली जाए। वो आज खत्म हो चुका था, तो फिर बचा ही क्या था जिससे कि वो डरते? गैर किसको कहा बड़ी मासा? हम गैर नहीं हैं। और रही बात कर्तव्य और अधिकार की, तो अधिकार से पहले कर्तव्य आते हैं और ये अपने पूरे करते हैं, गैर नहीं। बाबा साहब ने खुद हमसे ये कहा था कि अपने कर्तव्यों से कभी भागना मत और कभी अपने अधिकारों को लेने से पीछे हटाना मत। हम अपने वही कर्तव्य पूरा करने यहाँ आए हैं और इसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। तेजी से चलते हुए अखिल प्रताप शत्रुपा देवी से भी 4 कदम आगे निकले और उन्होंने पंडित जी के हाथों से लकड़ी ले ली। अपने बाबा साहब को मुखाग्नि देने का प्रथम कर्तव्य और प्रथम अधिकार हमारा है।
पंडित तो जैसे इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने तुरंत अखिल प्रताप के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया। अब तो शत्रुपा देवी के गुस्से से पागलों की तरह विक्रम को वहीं पर छोड़कर अखिल प्रताप की तरफ लपकी। नहीं है आपका कोई अधिकार, कोई नहीं है आप हमारे बेटे के। आपके कहने से कुछ बदल नहीं जाएगा बड़ी मासा। बाबा साहब हमारे पिता थे, ये बात सारी दुनिया जानती है, और उन्होंने स्वयं अपनी चिता को मुखाग्नि देने का अधिकार हमें दिया है। आप हमें रोक नहीं सकती। आओ विक्रम। शत्रुपा देवी को जवाब देकर उन्होंने विक्रम के लिए अपना हाथ बढ़ाया। विक्रम धीरे से उनके पास आए। इधर शत्रुपा देवी दौड़कर उनके पीछे जाती, उसके पहले ही समर्थ सिंह ने उन्हें पीछे से अपने बाहों में पकड़ लिया था। कुछ देर पहले उनकी इसी विषय में वकील से बात हो रही थी और वकील ने उन्हें ऐसा कुछ बताया था कि अब उन्हें ये सब चीजों से ज्यादा आने वाले वक्त की चिंता परेशान कर रही थी। बहुत कुछ यादों के भंवर में ऐसा था जो पूरे रास्ते अखिल प्रताप को मत रहा था और वो यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन इधर शत्रुपा देवी भी अस्पताल से निकलकर पैलेस के दरवाजे तक पहुंच चुकी थीं। उनका दिल नॉर्मल स्पीड से भी ज्यादा धड़क रहा था। क्या वैशाली को बुंदेला पैलेस के अंदर इस बार एंट्री मिल सकेगी? इंतजार सदियों का, वो भूली दास्तां जो आज फिर चौखट पर आकर खड़ी हो गई है, किसी की यादों का दरवाजा खटखटाने के लिए। क्या खुल सकेगा उसके लिए ये दरवाजा? क्या उसका इंतजार पूरा हो सकेगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। एंजॉय रीडिंग। जो बोएगा सो काटेगा। ये जग कर्मों की खेती है। कभी इस पैलेस के दरवाजे से बहू और पोते को धक्के मारकर निकाला था और आज इस पोते का इंतजार कर रही थी कि काश वो दिख जाता, जिसके लिए पूरे रास्ते कांटे बिछाए थे। आज अपने लिए बिछे हुए फूल भी कांटों से ज्यादा दुखदाई लग रहे थे। दरवाजे पर पूरे स्वागत की तैयारी होने के बावजूद भी दिल यही कह रहा था कि कोई उन्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दे ताकि वो महल के अंदर न जा सके। बीते दिनों की स्मृतियां और अपने किए हुए कुकर्म इस तरह से खुद को ही दंश रहे थे कि ये कहना मुश्किल था कि किसकी चुभन ज्यादा है, वैशाली की उपस्थिति की या अपने कुकर्मों की। वो अंतिम दिन था जब अखिल प्रताप इस महल में दिखे थे, वरना शत्रुपा देवी तो उन्हें शमशान घाट से ही बाहर निकालने के मन में थीं। लेकिन समर्थ सिंह ने रोक दिया था। नहीं बुआ सा, इस वक्त नहीं, इस वक्त सभी देख रहे हैं, अच्छा खासा तमाशा हो जाएगा। पर वो मेरे बेटे को, शत्रुपा देवी बोल रही थी। आप तो बस यही चाहती हैं ना कि विक्रम भाईसा को मुखाग्नि दे, तो विक्रम भी उसके साथ ही हैं, समर्थ सिंह ने शत्रुपा देवी को समझाया, जबकि विक्रम अब चुपचाप वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए थे। एक 9 साल के बच्चे के अंदर कितनी हिम्मत ही होती है। अखिल प्रताप के बार बार बुलाने पर भी विक्रम नहीं आए तो अभिमन्यु प्रताप का अंतिम संस्कार अखिल प्रताप ने किया। सुगंधा देवी के लिए भी जब विक्रम को लकड़ी थमाई गई तो उसके पहले ही विक्रम प्रताप भाग खड़े हुए थे। अपने पिता को चिता की अग्नि में जलता हुआ देखकर उनकी लपटें विक्रम प्रताप को विचलित कर रही थी। तब किसी तरह से अखिल प्रताप ने एक बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए अपने बाहों में उनको पकड़ा और जबरदस्ती उनके साथ अपनी छोटी माँ को मुखाग्नि दी। जिस बच्चे से जीवन भर चलती रही थी, उसी बच्चे ने आज उनकी चिता को प्रज्वलित किया था। इसके बाद सभी पैलेस लौट आए थे। रात होते होते चिता की अग्नि तो शांत हो गई थी, लेकिन कई लोगों के मन में दुख की जो अग्नि जल रही थी वो शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन इन सब के बीच में शत्रुपा देवी के मन में तो दूसरी ही अग्नि चल रही थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें अखिल प्रताप से प्रेम नहीं था या उन पर प्रेम आता नहीं था। अखिल प्रताप के कार्य, उनके चेहरे, उनके व्यक्तित्व से जितना अभिमन्यु प्रताप झलकते थे उतना तो विक्रम से नहीं झलकते थे। अखिल प्रताप ने अपने पिता का पूरा नैन नक्श चुराया था। वो अपने पिता की कार्बन कॉपी थे, जबकि विक्रम कुछ कुछ अपनी माँ की तरह भी दिखते थे। पर शत्रुपा देवी तो अखिल प्रताप से अपने मन में एक बैर की गांठ बांधे बैठी थी, जो कि उनसे नहीं, उनकी माँ से था। उन्होंने सुगंधा देवी का विवाह भी अभिमन्यु प्रताप के साथ इसी वचन के साथ कराया था कि वो उनके बेटे को अपना समस्त राजपाट देंगी। अब उसे वचन को निभाने का अवसर आ गया था, परंतु अब तब तक वो शांत थी जब तक कि अभिमन्यु प्रताप और सुगंधा देवी के क्रियाकर्म निपट नहीं जाते। अखिल प्रताप ने अंतिम संस्कार किए थे तो रीति रिवाज भी उनको ही करने थे, इसलिए चुप थीं। पर उनकी ये चुप्पी सबके दिल को डरा रही थी।
किसी के लिए आने वाले तूफान का इशारा थी, तो किसी के लिए सब कुछ मिट जाने का इशारा थी। और ये थे विक्रम प्रताप के ननिहाल वाले, साथ में रतनगढ़ के राजा रतन सिंह। कहीं न कहीं वो अपनी बेटी आरती के लिए अब पुनः राजगढ़ में उसका भविष्य विक्रम प्रताप के रूप में देख रहे थे, पर अखिल प्रताप उन्हें अपने रास्ते का रोड़ा दिखाई पड़ रहे थे। सब कुछ जब भली भांति संपादित हो गया तो अंतिम दिन इसी महल के बीचों बीच बड़े से हॉल में एक बैठक लगी थी, क्योंकि वकील साहब ने ये कहा था अभिमन्यु प्रताप की वसीयत खोलने का यही उचित दिवस था। पर अभिमन्यु प्रताप ने अपनी वसीयत बनाई ही क्यों? इस वसीयत को उन्हें इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? शत्रुपा देवी तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। आप हमें वसीयत तो पढ़ने दे, उसके बाद तो सब कुछ साफ हो जाएगा, वकील साहब बोले। मजबूरी में शत्रुपा देवी वहां पर बैठी थी। समर्थ सिंह, पुलकित सिंह के साथ साथ बुंदेला परिवार के सभी रिश्तेदार और रतन सिंह भी थे। अखिल प्रताप के ननिहाल से उनके मामा जी अंतिम क्रियाकर्म में शामिल होने आए थे, पर वो अब कलकत्ते लौट चुके थे। नाना विशंबर मिश्र का देहांत हो चुका था। जैसे जैसे अभिमन्यु प्रताप की वसीयत पढ़ी जा रही थी, सबके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। उन्होंने अपनी वसीयत में साफ लिख दिया था कि हमें इस मामले में किसी पर विश्वास नहीं है कि हमारे बाद हमारे पुत्रों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए हम खुद अपने दोनों बेटों को अपनी संपत्ति के बराबर अधिकारी बना रहे हैं। पर राजगढ़ का पुराना महल, जिसमें किसी की भी रुचि नहीं है, और हमारी माँ सां भी यही चाहती हैं कि हमारे राज परिवार का साया भी उस पर ना पड़े, तो वो पूरी तरह से हम अपने बेटे अखिल प्रताप को दे रहे हैं। साथ में अपना वो कॉटेज जिसमें कि हम अपूर्वा के साथ रहा करते थे, वो भी भेंट स्वरूप में अखिल प्रताप को देते हैं। इसके बदले में दिल्ली स्थित हमारे 2 कोठियां हम विक्रम प्रताप के नाम लिखते हैं, पर इस महल पर दोनों भाइयों का पूर्ण रूप से बराबर अधिकार रहेगा, जिससे कि न्याय के पड़े पर ये बंटवारा बराबर हो। अभिमन्यु प्रताप की वसीयत थी या फिर कोई एटम बम? बड़ा ही कोहराम बचा था उस दिन। शत्रुपा देवी तो अपने आपे से बाहर हो गई थी। विक्रम तो इन सब चीजों को समझने लायक नहीं थे, पर अखिल प्रताप सब कुछ समझ रहे थे। कॉटेज की चाबी तो उसी वक्त अखिल प्रताप को मिल गई थी, लेकिन बाकी चीजों के लिए शत्रुपा देवी ने ये कहते हुए इस वसीयत को मानने से इनकार कर दिया। अभिमन्यु प्रताप इस संपत्ति को बांटने वाले होते कौन हैं? अभी हम जीवित हैं तो ये सारी संपत्ति मेरी है। और उन्होंने खुद अपने हाथों से धक्के मारकर अखिल प्रताप को इस महल से निकाला था। सब रोकते रह गए, लेकिन शत्रुपा देवी ने किसी की नहीं सुनी, और आज शत्रुपा देवी खुद कुछ बोलने लायक नहीं बची थी। समय ने अपना बदला ले लिया था। जिन लोगों को इस कहानी का इंतजार रहता है, जरा इस कहानी के रीड काउंट को बढ़ाने के लिए अपने फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर अपनी पोस्ट पर शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बराबर करते रहिए। हर हर महादेव। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जैसे ही शत्रुपा देवी का स्ट्रेचर धीरे धीरे महल के मुख्य द्वार से होता हुआ अंदर की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे शांत और आराम से चलने वाली हवा रौद्र रूप धारण कर रही थी। हालांकि मौसम ने अपना रुख एम्बुलेंस से उनके स्ट्रेचर के निकलने तक में ही बदल दिया था। अभी अच्छा खासा शाम का समय हो रहा था। हल्की हल्की बहती हुई हवा दिल को सुकून दे रही थी, लेकिन तुरंत आसमान में काले बादल छा गए थे। ऐसा लगा जैसे कि रात हो गई। ये क्या हो रहा है? दामिनी जी ने नव्या जी की तरफ देखते हुए पूछा। दोनों ने हाथ में आरती की थाली और फूल मालाएं ले रखी थीं। शत्रुपा देवी के साथ साथ आज महल का चश्मे चिराग भी इतने सालों के बाद आया था। विक्रम प्रताप और विकल्प भी आए थे, लेकिन दोनों आने के साथ ही घर की बजाय सीधे अस्पताल चले गए थे। अब हॉस्पिटल से घर आ रहे थे तो स्वागत उनका भी करना था, और उसी के लिए महल में जबरदस्त तैयारी हुई थी। पर हवा इतनी तेज थी कि उसने सारी तैयारी की हवा निकाल दी थी। उसने आरती की थाली में से दिया बुझा डाला था। दीपक तो बुझ गया भाभी सा, नव्या जी बोली। शत्रुपा देवी की तरफ से हटकर ध्यान अब थाली पर आया था। मैं जलाकर लाती हूँ, दामिनी जी बोली। कोई फायदा नहीं होगा भाभी सा, हवा देख रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत जोर का तूफान आने वाला है। ऐसे में दिया यहाँ पर नहीं थमेगा, हम आरती महल के अंदर ही कर लेंगे, यहाँ पर बस स्वागत कर लेते हैं, नव्या जी ने कहा।
ठीक कह रही हो, यहाँ पर फूलों से और चंदन कुमकुम लगाकर स्वागत कर लेते हैं। आरती महल के अंदर कर लेंगे, दामिनी जी ने कहा, लेकिन उसकी भी नौबत नहीं पड़ी थी। एकाएक अचानक जो ये तूफान आया था कि उसके कारण राजकुमार विक्रम प्रताप सिंह बुंदेला के स्वागत करने के लिए जितने भी लोग आए थे, वे अब महल के सामने वाले खुले मैदान से हटकर एक सुरक्षित शेड की तलाश करने लगे। आसमान में फैले हुए काले बादल जोर जोर से गरजने लगे थे। इनकी आवाज शत्रुपा देवी के कानों में एक डरावनी सिहरन पैदा कर रही थी। तभी बादलों के कड़कने की आवाज के साथ उन्हें घुंघरू के बजने की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने झट से अपनी आंखें खोल दी। सामने वैशाली बंजारन झूम झूम कर नाचते हुए घूमर करना शुरू कर चुकी थी। इस तेज तूफान में जहां सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर हो रहे थे, यहाँ तक कि हवा के वेग से अस्पताल के कर्मचारियों को स्ट्रेचर थामना मुश्किल हो रहा था, वहीं वैशाली उनके स्ट्रेचर के चारों तरफ घूमते हुए घूमर कर रही थी। घुंघरू उसके पैरों में नहीं बल्कि हाथों में बंधे हुए थे। पैर तो आज तक उन्होंने उसके घाघरे के नीचे से देखा ही नहीं था। आज पहली बार शत्रुपा देवी ने इसे नोटिस किया था। अरे जल्दी करो यार, पानी पड़ने लगा तो बड़ी मासा भीग जाएंगी। नव्या जी और दामिनी जी जो स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी थीं, तो उनको रोकते हुए विक्रम अपने आदमियों को निर्देश दे रहा था। क्यों घबरा रहे हो राणा सा, आज तो इस प्रेम पुहार में तन मन को भीगने का अवसर मिला है, ऐसे भी क्या जल्दी है, आइए ना ये एहसास लेते हैं। वैशाली नाचती हुई विक्रम के पास से गई और उसने विक्रम के कंधे पर अपना हाथ रखना चाहा, लेकिन अचानक उसे झटका लगा और वो तेजी से कुछ दूर जाकर गिरी। किसी और को भले ही सब नजर न दिख रहा हो, पर शत्रुपा देवी बहुत आराम से सब कुछ देख पा रही थी। दुख, तकलीफ, बेबसी से कभी आंखें बंद करती थीं तो कभी आंखें खोलती थीं। जिन नजारों को देखना नहीं चाहती थी तो उसके लिए आंखें बंद करती थीं, लेकिन दिल के अंदर बेचैनी भरने लगती थी कि न जाने इस बंजारन ने मेरे पोते का क्या हाल किया होगा, तो मजबूरी में आंखें खोलनी पड़ जाती थी। झटके से वैशाली सीधी हुई और उसने गुस्से से भरी नजर विक्रम के ऊपर डाली और फिर शत्रुपा देवी की तरफ, जैसे आंखों से ही पूछ रही हो कि तूने क्या किया है रे बुढ़िया। शत्रुपा देवी का मन हुआ कि वो बंजारन से बोल डाले कि अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अपने पोते की परछाई से भी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर डालती, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थीं और न ही कुछ कर सकती थीं। इस हताशा और बेबसी ने उनकी आंखों में नमकीन पानी भर दिया था और ठीक उसी समय आसमान से एक बूंद गिरकर उनके गालों पर पड़ा। शत्रुपा देवी के शरीर के अंदर इस वक्त इतनी भी जान नहीं थी कि वो अपने हाथ को उठाकर इस पानी को पोंछ सके। आंखों के कोरों से बहते हुए नमकीन पानी के साथ ये पानी गिर गया। शत्रुपा देवी की इस बेबसी को देखकर आसमान रो पड़ा था और इतना जोर से रो पड़ा था कि तुरंत ही तूफानी बारिश शुरू हो गई थी। अब कहाँ का स्वागत और कैसी तैयारी, सब कुछ मिट्टी हो चुका था। अरे जल्दी करो, बड़ी मासा को अंदर लेकर आओ, विक्रम ने दामिनी को किनारे करते हुए कहा। शत्रुपा देवी का स्ट्रेचर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और वैशाली आराम से शत्रुपा देवी के इस स्ट्रेचर पर बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही स्ट्रेचर महल के मुख्य द्वार से अंदर गया, आशी झटके से उठकर खड़ी हो गई थी और वैशाली की आंखें उसके चेहरे पर टिक चुकी थीं। आशी ने मुख्य द्वार पर अपनी बड़ी मासा के स्वागत के लिए खूबसूरत रंगोली बनाई थी, पर इस वक्त बाहर इतनी जोर बारिश होने लगी थी कि बिना देखे समझे सब लोग दौड़ते हुए अंदर की तरफ चले आ रहे थे और इसी में उसकी पूरी रंगोली का सत्यानाश हो चुका था। आशी आंसू से भरी आंखों के साथ कभी अपनी रंगोली की दुर्दशा देख रही थी तो कभी बड़ी मासा की स्ट्रेचर की तरफ। उसके सारे अरमान इस रंगोली की तरह मिट्टी में मिल चुके थे। आशी को देखकर वैशाली के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान खेल गई थी। कभी तूने भी मेरे अरमानों को इसी तरह से मिट्टी में मिलाया था, अब आ रहा है न मजा, कैसा लग रहा है जब खुद के अरमान मिट्टी में मिल रहे हैं। कहते हुए वैशाली एक ताली बजाकर बहुत जोरदार तरीके से हंस पड़ी। शत्रुपा देवी मूक दर्शक बनी हुई ये तमाशा देख रही थी। तभी इन दो जोड़ी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर शत्रुपा देवी की आंखों में संतोष, आनंद और शांति उतर आई थी, तो वैशाली की आंखें उससे लाल होकर जलने लगी थीं। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। पुलकित सिंह, समर्थ सिंह, अंशुमन सब के सब शत्रुपा देवी के स्वागत के लिए बाहर खड़े थे, लेकिन अचानक आई हुई आंधी पानी से वे तेजी से अंदर गए। विकल्प भी इन्हीं लोगों के साथ तेजी से आगे बढ़ा और वे लोग मुख्य दरवाजे से होते हुए ऊपर शत्रुपा देवी के कमरे की तरफ बढ़ चले थे। पीछे पीछे धीरे धीरे शत्रुपा देवी का स्ट्रेचर अभी हॉल में आ रहा था। नव्या जी और दामिनी जी भी अंदर आ चुकी थीं, लेकिन इन सभी लोगों को आगे भेजकर विक्रम जैसे ही मुख्य द्वार से अंदर आया,
उसने आंखों में आंसू भरी हुई आशी को सामने खड़े पाया था। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? एक पल के लिए तो विक्रम समझ नहीं पाया था, लेकिन जब उसने आशी की नजरों का पीछा किया तो दूसरे पल उसे सारी बातें समझ में आ गई थीं। उसने धीरे से आशी का हाथ पकड़कर खींचा और एक साइड से अपने में समेट लिया। कितना छोटा सा चिड़िया की तरह दिल रखती हो यार, अपनी इस मेहनत को बर्बाद होते देखकर दुखी हो रही हो? प्यार से आशी के बालों को सहलाते हुए विक्रम ने पूछा। आशी बिलखती हुई उसके सीने से लगी खड़ी थी। चलो, दिल छोटा मत करो, मैंने तुम्हारी रंगोली दरवाजे के बाहर से ही देख ली थी और तुमने सच में रंगोली बहुत ही खूबसूरत बनाई थी। अब आज के लिए दुख मत करो, जिस दिन बड़ी मासा ठीक होकर अपने पैरों पर चलने लगेंगी, उस दिन मैं खुद तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी रंगोली सजाऊंगा, उसको रंगों से भरूंगा और उस दिन हम इस महल में एक जोरदार उत्सव करेंगे। आशी ने अनिश्चितता से विक्रम की तरफ देखा, लेकिन विक्रम की आंखों में उम्मीदों के दिए जल रहे थे, जिसको देखकर आशी मुस्कुरा दी और वैशाली जलकर अंगार हो चुकी थी। उसके क्रोध का बढ़ना था कि बाहर बारिशों की रवानी में और तेजी हो गई थी। राजगढ़ की सीमा में एंटर करते हुए अखिल प्रताप ने भी इस तूफानी बारिश के कहर को अच्छी तरह से महसूस किया था। ये क्या हो रहा है? ये बारिश उन्हें बहुत कुछ याद दिला रहा था, खासकर वो दिन जब 16 साल पहले उन्होंने राजगढ़ छोड़ा था। इसी तूफानी बारिश में उन्हें शत्रुपा देवी ने महल से धक्के मारकर बाहर निकाला था। आज भी अच्छी तरह से उनके कानों में शत्रुपा देवी के कहे हुए अंतिम शब्द गूंज रहे थे। हमें हमारे भाई से तो बात करने दीजिए बड़ी मासा, अखिल प्रताप बोल रहे थे, जिन्हें शत्रुपा देवी के इशारे पर पहले ही दामिनी जी लेकर अंदर जा चुकी थीं। अगर आप सच में विक्रम प्रताप से प्यार करते हैं और खुद को उनका बड़ा भाई कहते हैं, तो अपना मनहूस साया लेकर इस महल और विक्रम प्रताप की जिंदगी से दूर हो जाइए, क्योंकि आपका साया जिस जिस इंसान पर पड़ा है, आपने उसको निगल लिया है। ये आप क्या बोल रही हैं बड़ी मासा? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? हमारे भाई को हमारी जरूरत है। आपके भाई को आपकी कोई जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी चाहते हैं तो आप यहाँ से चले जाएं, वरना हम आपको इस महल में क्या, इस दुनिया में भी रहने नहीं देंगे। शत्रुपा देवी ने उन्हें महल से बाहर धक्का दे दिया था और साथ ही महल के बाहर मौजूद आदमी को इशारा किया कि वो अखिल प्रताप को बाहर उठाकर फेंक दें। अखिल प्रताप तो बिल्कुल हैरान रह गए थे। इसकी कोई जरूरत नहीं है बड़ी मासा, आज तो हम जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन अगर हमें हमारे भाई ने बुलाया तो फिर हमें यहाँ आने से और हमारे अधिकारों को लेने से कोई नहीं रोक सकेगा, आप भी नहीं। गुस्से से कहते हुए अखिल प्रताप वहां से निकल पड़े थे और उन्होंने पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा था। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। जेब में केवल कॉटेज की चाबी थी और शरीर पर पहने हुए कपड़े, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। वकील साहब और घर के लोग तो महल में शत्रुपा देवी को समझने और उनसे बहस में ही लगे थे, पर अखिल प्रताप उसे तूफानी बारिश में निकल गए थे। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें ध्यान आया कि उनकी जेब में कॉटेज की चाबी है। ये कॉटेज राजमहल से अच्छी खासी दूरी पर था। पैदल तो लगभग 1 घंटे का रास्ता था, पर कॉटेज में रात बिताई जा सकती थी। कल सुबह वापस वो अपने हॉस्टल के निकल जाएंगे। ये सोचते हुए उन्होंने अपने कदम कॉटेज के रास्ते की तरफ ले लिए। अंधेरा गिरने को आया था। वो तेजी से अपने रास्ते पर चले जा रहे थे कि अचानक से 2-3 गाड़ियों की हेडलाइट उनके ऊपर चमकी। वो किनारे हो गए, लेकिन उन गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया और उसमें से निकलकर कुछ हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। क्या सोच रखा था कि राजगढ़ के राजा तुम बनोगे? राणा बनने चले थे। अब इन राणा सा की लाश यहाँ जंगल के राणा शेर सिंह खाएंगे। हमलावर अखिल प्रताप को घेरते हुए उन्हें जान से मारने के लिए धमका रहे थे। तो बड़ी मासा ने हमें इस तरह से मरवाना चाहा है ताकि रियासत का एक दावेदार खत्म हो जाए। हमलावरों को कुछ उलझते कुछ भागते हुए अखिल प्रताप का दिमाग सवाल कर रहा था। आदमी संख्या में अधिक थे और अखिल प्रताप अकेले, मुश्किल से 17 या 16 साल के लड़के। भगवान जाने उन लोगों के पास क्या क्या हथियार थे। स्टिक, डंडे और कीचेन तो सामने दिख रहे थे। अगर बंदूक भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे में उन लोगों से उलझना कोई समझदारी नहीं थी। उन्होंने इसी तूफानी बारिश का फायदा लेकर यहाँ से भागना शुरू कर दिया और नियति की लीला थी कि आज इसी तूफानी बारिश में वो यहाँ लौट भी रहे थे। गाड़ी की खिड़की से इन बरसती हुई बूंद को देखते हुए, इन सब चीजों को याद करते हुए अखिल प्रताप अपने ही सोच में गुम थे। तो अपने कमरे में
उन्होंने वापस आकर सामने खुली हुई खिड़की से इन बारिश की बूंद को देखते हुए शत्रुपा देवी भी इन्हीं दिनों को याद कर रही थीं। इधर अखिल प्रताप के गायब होते ही प्रतापगढ़ में हलचल मच गई थी। उन पर हुए हमले के निशान कुछ चश्मदीदों के कारण हवा की तरह फैल गई थी। ये दुनिया की बहुत पुरानी आदत है कि चिंगारी एक छोटी सी होती है, लेकिन हवा के कारण आग बहुत तेजी से फैलती है। इस तरह से उस तूफानी रात में किसी ने क्या देखा था, क्या नहीं देखा था, ये मायने नहीं रखता था, पर एक में दो जोड़कर दबे दबे सबके कानों तक ये बात पहुंच गई थी कि शत्रुपा देवी ने अखिल प्रताप को मरवा कर फेंकवा दिया है, ऐसी जगह दफना दिया है जहां से उनकी लाश मिलना भी मुश्किल है। ये काम करने वाले गांव के ग्रामीण तो थे ही, साथ में बुंदेला रियासत के छुपे हुए पुराने दुश्मन भी थे, जो इस आग को हवा दिए जा रहे थे। और अखिल प्रताप की गुमशुदगी और उस रात शत्रुपा देवी के साथ हुई बात इस बात का प्रमाण थी। लेकिन शत्रुपा देवी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि उन्होंने ऐसा कुछ करवाया है। पहली बार वकील साहब शत्रुपा देवी के अगेंस्ट में आमने सामने खड़े हो गए थे। जाइए, जो जी में आए सो कर लीजिए, लेकिन जो काम हमने नहीं करवाया उसका इल्जाम हम अपने ऊपर नहीं लेंगे। पर हमें तो हैरानी आप पर हो रही है कि आप राजगढ़ के नमक का फर्ज इस तरह से अदा कर रहे हैं। ये बात सही है कि हमने आपका नमक खाया है, पर आपके नमक का कर्ज केवल आप तक नहीं, हमारे दोस्त और इस रियासत के राणा अभिमन्यु प्रताप के प्रति भी है। हम उनके बेटे को जरूर खोजेंगे और उन्हें उनका हक दिलवा कर रहेंगे। वकील साहब बोले, जरूर खोजिए और मिल जाएगा तो हमें भी बताइएगा, क्योंकि हमने उन पर कोई हमला नहीं करवाया, नहीं उन्हें मरवाया है। लेकिन उन्हें भी ये बता दीजिएगा कि हम अपने जीते जी उन्हें इस रियासत में आधा हिस्सा तो क्या, एक टूटी झोंपड़ी भी नहीं देने वाले हैं। शत्रुपा देवी स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए बोली। बात क्या थी कोई नहीं जानता था, लेकिन एक तरह से अखिल प्रताप के मरने की खबर पूरे राजगढ़ में फैल गई थी और दबी दबी आवाज में ये भी चर्चा थी कि अखिल प्रताप को शत्रुपा देवी ने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और विक्रम प्रताप का रास्ता साफ करने के लिए मरवाया है। इधर विक्रम प्रताप बार बार अखिल प्रताप के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था, तो वो क्या देता। और शत्रुपा देवी के दबाव के कारण इस महल में अखिल प्रताप का नाम लेना भी गुनाह हो गया था। पर विक्रम प्रताप की दुनिया अब केवल इस महल तक सीमित नहीं थी। स्कूल जाते थे तो कहीं न कहीं से कोई हवा उनके कानों तक पहुंच जाती थी कि माता पिता के साथ उनके भाई साहब भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि स्पष्ट रूप से तो अभी कोई शत्रुपा देवी का नाम नहीं ले रहा था, पर विक्रम प्रताप से उनके महल के अंदर की खबर सबको चाहिए थी। घर आकर जब वो शत्रुपा देवी से इस बारे में पूछते थे तो शत्रुपा देवी बिल्कुल परेशान सी हो जाती थीं। वो इस चीज को समझती थीं कि कभी न कभी उनके किए हुए कर्म और न किए हुए भी कर्म विक्रम के कानों में यहाँ रहने पर पड़ेंगे ही। और दूसरे में वो महल का श्राप, कहीं किसी ने इस श्राप के बारे में विक्रम प्रताप से बताया और अभिमन्यु प्रताप की तरह विक्रम प्रताप भी इसी रास्ते पर चल पड़े तो क्या होगा। तीसरे में विक्रम प्रताप सिंह बुंदेला को इस पूरे राजगढ़ रियासत को संभालने लायक बनाने की जिम्मेदारी भी अब शत्रुपा देवी के कंधों पर थी। देश की राजनीति से लेकर सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में भी बदलाव हो रहा था और उन सब के साथ अपनी रियासत को खड़ा करने का भी दबाव था। बहुत सारी ऐसी चीजें थीं कि शत्रुपा देवी इन सब चीजों से घबरा गई थीं। ऐसे में काफी सोच विचार कर उन्हें सबसे सीधा और उचित रास्ता यही लगा कि विक्रम प्रताप को यहाँ से कहीं दूर भेज दिया जाए, जहाँ इस महल की तो क्या, इस देश की भी हवा उनको छूकर ना गुजरे। और इसी तरह से विक्रम प्रताप को उन्होंने समर्थ सिंह के बेटे विकल्प के साथ पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क भेज दिया। विक्रम प्रताप जाना नहीं चाहते थे, खुद शत्रुपा देवी का मन भारी हो रहा था। बेटे की अंतिम निशानी तो बस यही बच गए थे। बेटे के जाने के बाद उनके पास अपना कहने के लिए बचा ही कौन था, लेकिन किसी तरह से दिल को कड़ा करके उन्होंने ये फैसला ले लिया था। इधर वकील साहब ने अखिल प्रताप की खोज में दिन रात एक कर दिया था और तभी उन्हें पता चला कि विक्रम प्रताप अपने हॉस्टल में लौट चुके हैं। बिना किसी को इस खबर की भनक लगे बिना वकील साहब वहीं उनसे मिलने आए थे और उनसे बात भी की थी। वो चाहते थे कि अखिल प्रताप राजगढ़ लौट जाए तो वकील साहब उनका अधिकार दिलवाने में उनकी मदद करेंगे।
लेकिन अखिल प्रताप को राजगढ़ की प्रॉपर्टी पर तो अपना कोई अधिकार नहीं चाहिए था। उन्हें तो बस अपने भाई से प्रेम था, जो कि अब न्यूयॉर्क जा चुका था, इसलिए वो हिचक रहे थे। इस बंटवारे का क्या तुक बनता है जब ना ही हम बालिग हैं और ना ही विक्रम। हम दोनों में से कोई भी अपने रियासत को संभालने के लायक नहीं है। जब विक्रम 18 या 21 साल के हो जाएंगे और कानूनी रूप से ये बंटवारा आलोक में आएगा, तब हम खुद विक्रम से इस मैटर पर बात कर लेंगे। तब तक के लिए आप हमारी संपत्ति और हमारा रियासत देखते रहिएगा, अखिल प्रताप बोले। पर अभी आपको वहां पर जाना चाहिए। आपके न रहने पर आपकी सारी संपत्ति का उपभोग शत्रुपा देवी कर रही हैं। तो करने दीजिए, वैसे भी ये सब कुछ तो उन्हीं का है, उनके बाद ही तो हम लोग का होगा, अखिल प्रताप बोले। तो फिर हमारे लिए क्या आदेश है? वकील साहब ने पूछा। फिलहाल में तो आप हमारे लिए बस एक काम कीजिए, हम यहाँ से दूर जाना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था कीजिए, अखिल प्रताप बोले। तो फिर इसका मतलब आपने ये निर्णय ले लिया है कि अब आप राजगढ़ कभी नहीं लौटेंगे? एक तरह से अखिल प्रताप के अघोषित निर्णय को सुनकर वकील साहब परेशान हो गए थे। हर हर महादेव।